जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, केरल, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। प्रश्न है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, भारत और श्रीलंका। तो यहां पर आप कर लीजिए भारत और किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। क्या? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है मैत्री एक्सप्रेस। किसके? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहां पर? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी हुआ था? पूछा गया है कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहां जारी हुआ था? दिल्ली, मद्रास, चेन्नई या फिर लाहौर? तो लाहौर में जारी हुआ था। कहां पर? तो रेलवे का जो है पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था लाहौर में, ध्यान रखेंगे। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा लाहौर, ध्यान रखेंगे। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था लाहौर में। पांचवा प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 352? तो वित्तीय जो आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 में है। किसमें? तो किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली आप प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए, विश्वास रखिए एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय? बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय, ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो त्रिस्तरीय यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पूंजी विधि, आय विधि, उपयोग विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयोग विधि होगा। क्या? तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, पद्मा, हुगली या फिर ब्रह्मपुत्र? तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा हुगली की। किसकी? तो दामोदर जो है ये हुगली नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य था जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, अकबर, प्रसेनजीत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार का जो है किसके दरबार से संबंधित था? कह सकते हैं किसके दरबार का था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार की। किसके? तो बिंबिसार यहां पर सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तमिल, तेलुगु, मैथिली या फिर संस्कृत? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? पूछा गया है। क्या है ऑप्शन में? नहीं है। पूरे ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान रखना, नहीं मिलेगा और आप
पहला ऑप्शन देखेंगे, लगा करके चले आएंगे, फिर माइनस क्या होगा 1/3 ध्यान रखेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, तेलुगु, मैथिली या फिर संस्कृत? तो तमिल भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को भी प्राप्त है, तेलुगु को भी प्राप्त है, संस्कृत को भी प्राप्त है, जबकि मैथिली को नहीं प्राप्त है। इसलिए राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो मैथिली यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई थी? 20 दिसंबर 1995, 20 दिसंबर 1996, 20 दिसंबर 1997 या फिर 30 दिसंबर 1997? तो राइट आंसर होगा 20 दिसंबर 1997। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। क्या होगा? सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई थी? तो 20 दिसंबर 1997। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1975, 1977, 1980 या फिर 1985? तो राइट आंसर होगा 1977 से। कब से? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1977 से शुरू की गई रेल कर्मचारी बीमा योजना। अगला है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? मुंबई से बड़ौदा, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से कोलकाता? तो बताना है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई से बड़ौदा। क्या होगा? तो मुंबई से बड़ौदा यहां पर राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से बड़ौदा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? 3 फरवरी 1925, 10 फरवरी 1925, 15 फरवरी 1925 या फिर 20 फरवरी 1925? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1925। कल की जो वीडियो थी उसमें इसका आंसर गलत हो गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चली थी ट्रेन कब? तो 3 फरवरी 1925 को। कब? तो भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 3 फरवरी 1925 ध्यान रखेंगे। अगला है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थ विद्युत, स्थैतिक या फिर घर्षण? तो बताना है आपको कि कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा? तो कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडक, वाहिदल, पुष्पकेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडक। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडक होता है। क्या? तो अंडक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर ऑक्सीजन? तो निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कार्बन सही उत्तर होगा। अगला है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जा सकता है? गर्भाशय, ग्रीवा, मूत्रवाहिनी, बीज वाहिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीज वाहिका के द्वारा। किसके द्वारा? तो बीज वाहिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लालू प्रसाद यादव, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा सही उत्तर? लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? 15, 17, 19 या फिर 22? तो भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो 17 जोन में। कितने? तो भारतीय रेलवे जो है ये 17 जोन में विभाजित है। ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो 17 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। ध्यान रखना वर्तमान में कितना है? तो 18 जोन हो गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? शुक्रवाहिका होगा। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका होगा हो जाएगा। बाकी जो है गर्भाशय, अंडाशय ये सब जो है ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या फिर उपयुक्त में से दोनों? तो अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या? तो अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। अगला है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज बताना है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज होगा। क्या? तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। अगला है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या फिर विद्युत बल? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपकेंद्री बल होगा। क्या? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्री बल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 25 है, सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? 1/3, 1/5, 1/10 या फिर 1/11? तो बताना है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 बटा कितना? तो 1/3 भाग इसका राइट आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेंज होता है? तो 1/3 हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्भर करता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? बताना है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? ध्रुव और फोकस के मध्य, फोकस पर, वक्रता केंद्र से परे या फिर ध्रुव पर? तो राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे। क्या होगा? तो एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो वक्रता केंद्र से परे इसका सही उत्तर होगा। 27 है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका होगा गोलाकार। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गोलाकार। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 28 है, किसमें गहरे तथा हल्के बंध होते हैं? चिकनी पेशी, उपास्थि, धारीदार पेशी या फिर इनमें से एक से अधिक? तो किसमें गहरे तथा हल्के बंध होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा धारीदार पेशी में। किसमें? तो किसमें गहरे तथा हल्के बंध होते हैं? तो धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 29 का जो सही उत्तर होगा अनाईमुड़ी हो जाएगा। क्या? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग अब वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया हुआ है से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन या फिर उत्प्रवासन? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जन्म दर। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जन्म दर। दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।